हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज यहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एंड डाइपोल मूवमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताना चाहें तो हम इस तरह से बता सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं तो इस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं? उसको सेपरेट कर देते हैं, रख देते हैं। तो इससे जो सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है जिसको हम यहां पर डिफाइन करते हैं। आइए, अ पेयर ऑफ चार्जेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। ठीक है, ठीक है। तो यहीं से हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। तो उस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पूरे सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो हम बोलने के लिए बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे कहीं पर देखना चाहें तो हम कहां देख सकते हैं इसे? इंडक्शन ऑफ एटम में देख सकते हैं। जहां पर हम एटम का अगर इंडक्शन हो तो वहां पर हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल देख सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं, इंडक्शन ऑफ एटम। ठीक है, इंडक्शन ऑफ एटम में क्या होगा? इंडक्शन तो हमें याद ही है कि जब हम किसी न्यूट्रल मेटल बॉडी के पास चार्ज बॉडी को लाते थे तो वहां पर क्या होता था? मेटल बॉडी में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते थे? सेपरेट हो जाते थे। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? इंडक्शन। वैसे ही एटम में होता है। एटम में आइए देखिए क्या होता है। ये हमारा क्या है? एटम। इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, यानी कि निगेटिव चार्जेस होते हैं। यह समझ में आ रहा है? यह क्या है? न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। ये न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम होने से क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस क्या होंगे? यहां पर इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ये बोल सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो है ये होगा, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका भी जो सेंटर होगा यही होगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर यहीं पर है और पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यहां पर है। ठीक है। अच्छा, इंडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पास में एक चार्ज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक चार्ज लाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, यहां पर हम लोग एक चार्ज रख देते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर जो चक्कर लगा रहे हैं, एक मिनट, इसको जो है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है,
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज को हम इसके पास में ले आते हैं तो क्या होगा, यहां पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, वो क्या होंगे, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो हम लोग यहां पर बता रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर वो क्या है, अभी यहां पर है, सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर चार्ज लगाते हैं और जब अट्रैक्शन क्या होता है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी कि निगेटिव चार्जेस पे, तो उस कंडीशन में जो एटम होगा, एटम जो है उसमें क्या हो जाएंगे, जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो वहीं पर है, समझ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर तो यहीं पर है, लेकिन निगेटिव चार्ज सेंटर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, यहां आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव चार्जेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज सेंटर और निगेटिव चार्ज सेंटर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एक एटम में निगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाएं तो उनके बीच का जो सेपरेशन वो कितना कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। इसलिए इस कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया, इस कंडीशन में हम इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। एक एटम का जो पोलराइजेशन है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ एटम, ठीक है। और एटम में जो चार्ज सेपरेट हो गए हैं, ये देखिए क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस पे हम उसको सेपरेट कर दिए हैं। इस कंडीशन में इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं कि ये क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी। अब यहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक नया टर्म, एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसे बोला गया डाइपोल मूवमेंट। तो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डाइपोल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। किस लिए लाया गया, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट लाया गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहां पर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या है और ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। इसकी हेल्प से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसकी, डाइपोल की। तो आइए देखते हैं। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डाइपोल मूवमेंट पे। काफी ज्यादा समय लग रहा है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट को सीधा सीधा पहले हम इस तरह से समझ लेते हैं, उसके डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। पहले हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि डाइपोल मूवमेंट को जो है डिनोट किया जाता है किसे, कैपिटल पी से। और इस डाइपोल मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। पहले इस सिचुएशन को हम बना देते हैं, इस कंडीशन को हम बना देते हैं कि किसके लिए हम लोग डाइपोल मूवमेंट क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है रखा हुआ है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस पे, तभी तो ये क्या है, डाइपोल है, ठीक है। ये एक डाइपोल है और ये क्या है, डाइपोल की एक्सिस,
इसे हम लोग क्या बोल दें, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो आइए इसको देख लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या है। यहां पर डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, ठीक है, Q इंटू डी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मूवमेंट। अब आइए इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, यही तो है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। आइदर चार्ज यानी कि इन दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, ठीक है, यही क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, आइए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is either charge time of separation between the opposite charges and its direction along the axis of dipole from negative charge to पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इसको डिफाइन कर रहा है कैसे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, whose magnitude is either charge times of separation between the opposite charges, समझ में आ रहा है, either charge times of separation between the opposite charges, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करेगा, and its direction along the axis of dipole, axis of dipole क्या है, ये है, along the axis of dipole from negative charge, कहां से स्टार्ट हो रहा है, negative charge to positive charge, ये है वेक्टर P का डायरेक्शन। समझ में आया, ये इतनी चीजें समझ में आई। तो यहां पर देखिए, मॉड ऑफ वेक्टर P इक्वल टू क्या है, Q इंटू डी, और वेक्टर P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वेक्टर D। हम पोजीशन वेक्टर को यहां पर डिफाइन कर दिए, जो कि क्या है, जो कि डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में है, ये देखिए वेक्टर D। समझ में आया। तो वेक्टर P इक्वल टू क्या होगा, आइदर चार्ज इंटू वेक्टर D, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यही हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, क्या है डाइपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, कूलॉम, और डी क्या है, सेपरेशन है, मीटर, तो कूलॉम मीटर, ठीक है, या कूलॉम मीटर ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल C M, ठीक है। जो हो गया इसका एसआई यूनिट। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इस डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से हम
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कहां पर, देखते हैं। डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कहां पे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, हो गया ये, इसको रब कर दूं मैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ये क्या बोल रहा है, डाइपोल मूवमेंट है क्या। ठीक है, डेफिनेशन भी समझ में आ गया, इससे हम डेफिनेशन भी बना लिए। ठीक है, ओके, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पूरे जोश के साथ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे डाइपोल मूवमेंट की वजह से। ठीक है, डाइपोल की वजह से, ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में क्या हो सकती है। तो पहले तो अलग अलग पोजीशन पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी सराउंडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिमिलर वैसे ही है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक्सिस पे निकाल रहे थे, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लेक्चर देख चुके हैं तो आपको यहां पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो निकालते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल point of a dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो कंफ्यूजन तो यही आ रहा होगा, एक्सियल पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों केस क्या है। दोनों के लिए अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमारे पास ये क्या है, डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो पहला केस क्या बोल रहा है, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट ये क्या है, एक्सिस है, तो इस पे हम लोग कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो तो हो गया एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, ये हमारा क्या है, डाइपोल है। इस डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है उसके सेंटर पॉइंट से, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो वो क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। किसका, इस डाइपोल का। ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहां पर हम कहीं पे भी अगर हम फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर तो वो क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा इस डाइपोल के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, एक्सियल पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आइए दोनों ही केस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस, एक्सिस के लिए एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, केस 1 क्या है, एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, आइए देखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जो हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि दो चार्जेस हैं हमारे पास। ठीक है, और उससे यहां पर किसी डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वही केस है, ये सेम वही केस है। यहां पर हम बस थोड़ा सा जो डायमेंशन है वो चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। ये क्या है हमारा निगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है हमारा डाइपोल है, स्मॉल डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। कितना है, 2a। 2a क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इसलिए 2a ले रहे हैं। ठीक है, और बुक में भी आपका ऐसे ही लेकर के किया हुआ है। ठीक है,
तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए 2a ले रहे हैं, ठीक है। इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस डाइपोल की वजह से, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें याद है कि जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हम वहां पर क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो रख दीजिए टेस्ट चार्ज, ये लीजिए टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर हम उस पर क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। आइए इसको P नहीं लेते हैं, इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं A पॉइंट, चलिए ठीक है, पॉइंट A ले लेते हैं, क्योंकि अभी आएगा आपका डाइपोल मूवमेंट, और जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज क्या है, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो और ये क्या है हमारा यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या होता है, सॉरी टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। समझ आए, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा इस टेस्ट चार्ज पे, उसी डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा 1 है और ये 2 है, समझ आया, चार्ज 1 और ये चार्ज 2 नाम देते हैं। तो इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में, और उसको हम लोग E1 नाम दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज 2 की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है। चार्ज 2 क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, E2, ठीक है। ये हो गया हमारा E1 और ये हमारा हो गया E2 हो गया, समझ में आ रहा है। यहां पर जो E2 है ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट 2 और पॉइंट A के बीच का जो सेपरेशन है वो कम है। तो सेपरेशन कम होने की वजह से ये इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर अगर हम पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट 1 पे जो चार्ज है निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, दिख रहा है, ज्यादा है। तो इस वजह से E1 क्या होगा, कम होगा। समझ में आया इतना, ठीक है। तो आइए इसकी हम लोग E1 और E2 की मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, या फिर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। आइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉइंट A पर देख लेते हैं, दो वेक्टर हमें मिल गए E1 और E2। तो पॉइंट A पर हमें एक E2 वेक्टर मिल गया और ये हमें मिल गया E1 वेक्टर, ठीक है। तो इस पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 क्या है, ग्रेटर देन E1 है। तो E2 को अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, तो E1 को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस E1, समझ आया, समझ आ रहा है। वेक्टर सम कर रहे हैं दोनों का, E2 माइनस E1। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं E1 इक्वल टू क्या होगा। E1 की अगर बात करें तो E1 जो है किसकी वजह से आ रहा है, निगेटिव चार्ज की वजह से आ रहा है इस पॉइंट A पर। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, चार्ज कितना है, Q डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है। अगर इस सेपरेशन की बात करें इन दोनों के बीच की, तो ये कितना है, R है, ये R है, और यहां से यहां तक कितना है, A, ठीक है। तो R प्लस A, यहां से यहां तक टोटल कितना होगा, R प्लस A। तो R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। KQ बाई R स्क्वायर होता है, याद है कि नहीं। तो ये क्या होगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया E1। E2 कितना होगा, E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम E2 की बात करें तो E2 कौन सा है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट A है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये टोटल R है
और यहां से यहां तक का ए है। समझ आया? ये टोटल 2a है ना, तो ये सेंटर से इसका a और सेंटर से इस वाले चार्ज 0.2 चार्ज का कितना है a, ठीक है, a है, ठीक है। तो क्या होगा, k चार्ज कितना है इस पर, q इक्वल चार्ज है दोनों पे, तो kq डिवाइड बाई सेपरेशन कितना होगा यहां पर 0.2 और a के बीच का, ये टोटल कितना है r है, और ये कितना है a, तो ये कितना होगा r माइनस a। समझ में आ रहा है? ये टोटल r और ये a, तो ये कितना होगा r माइनस a, तो r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें मिल गया E1 और E2 मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इधर, यहां पर देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, तो E2 कितना है KQ, ठीक है, KQ डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना है KQ R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए, KQ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, KQ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। KQ ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, तो क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, ठीक है, डिवाइड बाई R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसको मैं रब करने वाला हूं यहां पर। आइए, यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं और आगे देखते हैं हम लोग सॉल्व करके कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। तो ई नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू, सॉल्व करो भाई इसे, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2RA डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, चलिए, क्या क्यों, आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 4RA, बचा कि नहीं 4RA, ये बच गया, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए क्या हो जाएगा, ये के क्यू 4RA डिवाइड बाई, ये तो वही हो गया, इसको थोड़ा हम लोग उसके टर्म में लाते हैं, किसके टर्म में, डाइपोल मूवमेंट के टर्म में। तो डाइपोल मूवमेंट के टर्म में कैसे लाएंगे, आइए देखते हैं। के क्यू, अगर यहां से हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, कैसे ब्रेक कर दें, यहां से 2 को हम बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2K और R को बाहर ले लें, 2K R हो गया, बचा क्या Q इंटू 2A, बचा कि नहीं, Q इंटू 2A डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को देखिए, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या है, डाइपोल मूवमेंट, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा वेक्टर P, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं यहां पर 2K, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे P, तो 2KP R डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, अभी और आगे जाएंगे, अभी यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। आइए देखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 2kPr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब उसके जो अपोजिट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी ए जो है क्या होगा, बहुत कम होगा, आर से बहुत कम है। तो ए को हम क्या कर सकते, ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बचेगा क्या, क्या जाएगा, 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 2kPr डिवाइड बाई, यहां पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि r टू द पावर 4। यहां से एक आर से एक आर चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 2kP डिवाइड बाई आर क्यू। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी मैग्नीट्यूड हमें मिल चुकी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग निकाल लेते हैं। आइए, एट पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि E2 क्या है, ग्रेटर देन E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा ना। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो E वेक्टर E नेट, इसको बोल देते हैं, इज इक्वल टू 2kP डिवाइड बाई आर क्यू। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर लाना पड़ेगा, और हमें यह पता है कि यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये देख लेते हैं कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर रख देंगे। समझ में आ रहा है, अगर यहां पर कोई वेक्टर नहीं होता, तब हम क्या करते थे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो क्या है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसकी वेक्टर फॉर्म रख देते हैं। तो देख लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या है, किसका, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका भी वही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। जो हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसलिए हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2k वेक्टर ऑफ P डिवाइड बाई आर क्यू। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पे हम लोग देखते हैं। उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी हम यहां देखते हैं। ठीक है, हो गया। आइए देखते हैं सेकंड केस, देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे रब कर दूं। ठीक है, ये देखिए, पूरा ही रब कर देता हूं। अब बात करते हैं हम लोग केस 2 की। केस 2 क्या है हमारा, सेकेंड केस, इक्वेटोरियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। ये है हमारा क्या, डाइपोल,
और ये क्या है, डाइपोल एक्सिस। डाइपोल के जो दोनों अपोजिट चार्जेस हैं वो मान लेते हैं कि स्मॉल सेपरेशन 2a पर है। समझ आ रहा है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। और इन दोनों के जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस डाइपोल के जो एक्सिस का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आ रहा है, इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पर हम मान लेते हैं, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पे है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे जब हमारे पास दो चार्जेस थे, माइनस और निगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस थे। तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर चुके थे। इस टाइप का कोर्स क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसे आपको करने में क्या होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इसको इजीली कर पाएंगे अगर वो सारे लेक्चर्स आप देख चुके हैं तो। ठीक है, तो आइए यहां से देखते हैं हम लोग। माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये 0.1 है और ये क्या है, 0.2 है। ठीक है, तो 0.1 पे जो चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है। और पॉइंट ए पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि जिस भी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहां पर आइए टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ये टेस्ट चार्ज है, पॉइंट ए पर रख चुके हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ये क्या है, निगेटिव। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये लो, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी वजह से इस पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। किसके, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इवन इस डायरेक्शन में। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट 2 पर जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, और क्यू नॉट यानी कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये देखिए, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लेते हैं ये क्या है, E2। ठीक है, अब ये जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं क्या है, थीटा। तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, और ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आर समझ में आ रहा है क्या है, ये है आर। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, E1 और E2 हमें मिल गया कहां पर, पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए का वेक्टर डायग्राम हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं, उसको यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, एक E1 है और एक दूसरा क्या है, E2। ठीक है, दो वेक्टर हैं E1 एंड E2, और दोनों ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। दोनों ही थीटा एंगल पे हैं, तो इन दोनों के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हम यहां रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन अभी हम देखते हैं इसको हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड से भी कर सकते हैं और रिजोल्यूशन मेथड से। रिजोल्यूशन मेथड से थोड़ा सा इजी होगा, उसमें कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे, इस वजह से हम लोग यहां पर रिजोल्यूशन मेथड को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए, E1 क्या है, थीटा एंगल पे है, तो E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E1 cos थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही है,
इसका एंगल थीटा कितना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में हम लोग कॉस कंपोनेंट लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं होता है उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट। तो E1 साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली हम E2 के लिए भी करेंगे, तो E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, E2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना ये। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना होगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर हम E1 और E2 की मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं E1 E2 के मैग्नीट्यूड। ठीक है, E1 कितना होगा, आइए E1 कितना होगा। अच्छा, E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, आइए हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर। उसके लिए हाँ, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम E1 E2 पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 क्या होगा, E1 की अगर बात करें तो इस माइनस क्यू की वजह से, यानी कि पॉइंट 1 पे जो चार्ज है उसकी वजह से टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, E1 है। तो E1 किसकी वजह से आ रहा है, इस चार्ज की वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, KQ डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, इसे हम x मान लेते हैं, ये x है। ठीक है, सेपरेशन क्या है, x है। तो आइए E1 इक्वल टू KQ1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सेपरेशन कितना है, x। यहां का भी सेपरेशन कितना होगा, x होगा, ये भी x होगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही हम लोग E2 भी लिख सकते हैं, E2 भी कितना होगा, इतना ही होगा। देख लीजिए E2 किसकी वजह से आ रहा है, प्लस Q चार्ज की, चार्ज की क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x है। समझ में आ रहा है। पॉइंट A जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो, और इस चार्ज के बीच का जो सेपरेशन वो कितना है, x है, हम लोग मान चुके हैं यहां पर। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, KQ बाई एक्स स्क्वायर, जो कि सेम है। तो उसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं E, दोनों के लिए एक मैग्नीट्यूड E ले लेते हैं। तो अब हम यहां इस डायग्राम पे आते हैं और यहां देखते हैं कि E1 साइन थीटा है यहां पर, और ये क्या है, E2 साइन थीटा, जबकि E1 और E2 क्या है, इक्वल हैं। तो E साइन थीटा और E साइन थीटा ये दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और हमें यहां से अब पता चल गया कि पॉइंट A पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1 E2 का कॉस कंपोनेंट है। कैसे, E1 कॉस थीटा और दूसरा क्या है, E2 कॉस थीटा, ये तो है। तो एट पॉइंट A पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये होगा। समझ में आया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। E1 E2 क्या है, E है, E के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2E, या पहले E में कन्वर्ट करते हैं, E कॉस थीटा प्लस, इसे भी क्या लिख सकते हैं, E कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू यहां पर हम पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू कितनी है, KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही है। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। आइए कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस कितना होगा, ये कितना होगा, ये टोटल 2A है, तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी A होगा। समझ में आ रहा है। तो A डिवाइड बाई एक्स, यही होगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, A बाई एक्स, यही होगी, बिल्कुल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए क्या लिख सकते हैं, 2KQ A डिवाइड बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए हम इसको यहां ऊपर वाली जो क्वांटिटी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल मूवमेंट की क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो वहां पर हम डाइपोल मूवमेंट को एंट्री कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम क्या करें, रब कर देते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सब सारी चीज़ पुरानी है, पुरानी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना यहाँ पर, ये सब तो आपको पता है। आइए वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं।
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहां पर क्या है हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना है, उसको हम लोग लिख देते हैं के क्यू टू ए डिवाइड बाई एक्स क्यू। क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया, ये तो है क्यू इंटू टू ए, यही तो है डाइपोल मूवमेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गे पी डिवाइड बाई एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। पुट कर देते हैं यहां पर, आइए इसको पुट कर दिया, कितना हो गया, के पी डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ये होगा। ठीक है, ओके। अब आइए इधर आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। रब कर दूं इसे, ठीक है, इसे रब कर देता हूं। ओके, आइए देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इस पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि इस पे होल टू द पावर कितना है, 3, तो 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आया, केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, और ये हमें पता है कि डाइपोल में जो अपोजिट चार्जेस हैं उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू आर। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, इस वजह से ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। चलो इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां निग्लेक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें ये मिल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमें क्या मिल गई, इसकी मैग्नीट्यूड मिल गई कि नहीं। बट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका हम वेक्टर फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले हम यहां देखते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। ये देखिए, निगेटिव से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यही हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट। समझ में आया, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया यहां से यहां। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, ये E2 है और ये E1 है, दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा अपोजिट टू द किसके, डाइपोल मूवमेंट के। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो इस वजह से जब हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमें यहां पर कोई दूसरा यूनिट वेक्टर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि यहां पर P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से ये होल टर्म्स क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। समझ में आया, तो हम इसका डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं P के डायरेक्शन को शो करके। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ E नेट एट पॉइंट A इज इक्वल टू K वेक्टर ऑफ P। ठीक है, वेक्टर P माइनस के साथ लिखेंगे डिवाइड बाई आर क्यूब, क्योंकि यहां पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ये है और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि क्या है, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए आप। उसके बाद मैं इसे क्या करता हूं, रब कर देता हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग केस 3 पर। थर्ड केस क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है, आइए इसको रब कर देता हूं मैं। आई होप आप लोग इसे राइट डाउन कर चुके होंगे अपने नोटबुक पे। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूं, रब कर देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। हम लोग दोनों ही पॉइंट पर, अच्छा एक चीज तो हम लोग मैं बताना भूल गया, वो अभी बता देता हूं। ये देखिए क्या चीज था, आपको अगर याद हो, आपको अगर याद है तो आपको ये जरूर याद होगा कि ई एक्सियल यानी कि एक्सियल पॉइंट पे जब हम लोग कैलकुलेट किए थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आया था, के पी 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आया था। और ई इक्विटोरियल, इक्विटोरियल समझ में आ रहा है, उस कंडीशन इक्विटोरियल कंडीशन में, इक्विटोरियल पॉइंट पे जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे तो वो कितना आया था, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आया था कि नहीं, यही आया था। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये हमारा ये हमारा डाइपोल था, ठीक है, और आर क्या था, यहां से सेंटर से डिस्टेंस था फॉर एक्सियल पॉइंट के लिए, और इक्विटोरियल पॉइंट के लिए ये आर क्या था, इक्विटोरियल पॉइंट यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, कहां से, एक्सिस से, डाइपोल एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। यहां पे कंडीशन ये है, ये R1 है, नहीं, यहां कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका सेंटर से एक्सियल पॉइंट का और इसके एक्सिस से इक्विटोरियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर जो है सेम है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई एक्सियल जो होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल। समझ में आया किस कंडीशन में है ये, जब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में ई एक्सियल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल। समझ आया, यही बताना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। आइए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, सॉरी, ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल in its surrounding, in its surrounding। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स सराउंडिंग।
यानी कि हमारे पास क्या है, डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान रहे हैं कितना है, 2a, ठीक है, ये 2a मान करके चल रहे हैं। ये क्या है, डाइपोल एक्सिस है। अब इससे, इसके सेंटर से मान लेते हैं, सेंटर से इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, यहां से थीटा एंगल पे एट पॉइंट ए पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाए तो इससे जो इक्वेशन आएगा उससे हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यहां पर भी निकाल सकते हैं, हमें थीटा भी मिल जाएगा, थीटा के टर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा यहां पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 360, मतलब पूरे पॉइंट को ये क्या करेगा, कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है। और इस पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, हम लोग मान करके चल रहे हैं ये, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये पूरे ही पॉइंट को क्या करेगा, कवर कर लेगा। अगर इसके लिए इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर दें तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, सभी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, हमारा डाइपोल है। तो जहां पर हम क्या करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट, यहां पर क्या होगा, अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ये ओके, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है। अगर हम इस डाइपोल एक्सिस के हेल्प से इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर कि डाइपोल मूवमेंट ले रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन ये है, ये डिस्टेंस का जो ये लाइन है जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इसके सेंटर के बीच का जो ये जो ज्वाइंट करने वाली लाइन है उससे थीटा एंगल पे है। ये मान लेते हैं कि ये डाइपोल मूवमेंट इससे थीटा एंगल पे है। तो इस डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं पी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, इसी एक्सिस पे। तो थीटा जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में हम लोग कॉस कंपोनेंट लिखते हैं, तो पी कॉस थीटा। और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, पी साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां देखिए हमें दो डाइपोल मूवमेंट मिल गए, एक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा, ठीक है। और पॉइंट ए पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर पी कॉस थीटा के लिए, जो पी कॉस थीटा डाइपोल मूवमेंट हमें मिला है उसके लिए पॉइंट ए एक्ट एज एक्सियल पॉइंट, so the electric field at point A in axial direction, ये क्या हो गया, एक्सियल डायरेक्शन हो गया। पी कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, और इसी डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल बोल सकते हैं, जो किसकी वजह से आ रहा है, पी कॉस थीटा की वजह से। समझ में आ रहा है। अगर हम पी कॉस थीटा को क्या मान रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट, सिर्फ इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पॉइंट ए होगा वो क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे हम ई एक्सियल बोल रहे हैं।
और ई एक्सियल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या कैलकुलेट किए हैं? 2kp। हम लोग यहां पर p रखते थे क्योंकि वहां पर डाइपोल मूवमेंट p था, बट यहां पर क्या है? p cos थीटा, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? p cos थीटा डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो कि कितना है? r है, तो r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर नहीं, r क्यूब, ये है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली किसके लिए? p sin थीटा के लिए। फॉर p sin थीटा point A act as a equatorial point, इक्विटोरियल पॉइंट। पॉइंट ए जो है p sin थीटा के लिए इक्विटोरियल पॉइंट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट ए, समझ आ रहा है? इक्विटोरियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर चुके हैं? कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एट पॉइंट ए इक्विटोरियल पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर चुके हैं? कैलकुलेट कर चुके हैं। और वो कितना होता है? के पी डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? यही सेपरेशन तो लेते थे। तो ये कितना है? आर है। देखिए ये क्या है हमारा? पी साइन थीटा। अगर पी साइन थीटा को हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर डाइपोल मूवमेंट, तो इसके लिए जो पॉइंट ए है वो क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह होगा। और इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहां आएगा? पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में ई इक्वेटोरियल आएगा, यही आएगा। और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो कितना होगा? के पी डिवाइड बाई आर क्यू, यही होगा। और P की जगह पे क्या होगा? P साइन थीटा, P साइन थीटा, ये आ गया। तो यहां पर देखिए पॉइंट ए पे हमें दो वेक्टर मिल गए, इक्विटोरियल और एक्सियल। ठीक है, इक्विटोरियल और एक्सियल पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो इन दोनों के लिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है? E एक्सियल, और ये क्या है? E इक्विटोरियल। ठीक है, ये ई इक्वेटोरियल है और ये क्या है? ई एक्सियल है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही इन दोनों का क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए। और ये मान लेते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल से अल्फा एंगल पे है। ठीक है, ये मान करके चल रहे हैं, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। यहां पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये देखिए ये 90 डिग्री पे है। अरे दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्विटोरियल इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 90 डिग्री। दोनों, अरे ये देखिए ई एक्सियल इस डायरेक्शन में और ई इक्विटोरियल क्या है? इक्वेटोरियल क्या है? पी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री के पास। तो कॉस 90 डिग्री, ये कितना है? 90। ठीक है, तो कॉस 90 की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्सियल का कितना है? एक्सियल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 2kp cos थीटा बाई आर क्यू। तो 2kp cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस इक्विटोरियल का कितना है? kp sin थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कैसे होगा देखिए, यहां से हम क्या करेंगे? kp बाई आर क्यू को क्या करें? कॉमन ले लें। बिल्कुल, आइए कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? करके ही दिखा देते हैं। ये देखिए के पी यानी कि के स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ऐसे लिख देते हैं ना। के पी डिवाइड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लिए? कॉमन ले लिए दोनों में से। बचे क्या? क्या बच क्या जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस
के पी बाई आर क्यूब बाहर आ गया, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो सीधे बाहर आ जाएगा, के पी बाई आर क्यूब हो जाएगा। समझ आ रहा है, रूट से बाहर आ गया है तो स्क्वायर हट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस यहां पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 1 हो गया। ये यहां पर कितना बचा, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो बचा। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया ई नेट। ठीक है, और नेट का जो डायरेक्शन है वो हम ई एक्सियल से अल्फा मान रखे हैं। ठीक है, तो अल्फा हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई इक्विटोरियल डिवाइड बाई ई एक्सियल, लिख सकते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो उससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई इक्विटोरियल, यानी कि ये इक्विटोरियल डिवाइड बाई ई एक्सियल, लिख सकते हैं कि नहीं, वेक्टर ही तो है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो होगा, तो ई इक्विटोरियल डिवाइड बाई ई एक्सियल। इक्विटोरियल कितना है, इक्विटोरियल हम लोग निकाल चुके हैं कितना, केपी साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यू। ई एक्सियल कितना है, 2 केपी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर क्यू। केपी आर क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 टेन थीटा, बचा कि नहीं, ये आ गया हमारा क्या, टेन अल्फा की वैल्यू। समझ में आया, इतना समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। अब इसको मैं रब कर देता हूं, और यहां से जो इक्वेशन आया है, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन, इससे हम एक्सियल और इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। अगर उन दोनों पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाए, और एग्जैक्ट वही आया जो हम इक्वेशन निकाल चुके हैं एक्सियल और इक्विटोरियल के लिए, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। इसके लिए किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा भी हमें दिया हुआ है, देखिए थीटा दिया, थीटा यहां पर होगा तो भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू चेंज कर दीजिए किसी भी पॉइंट पर, समझ में आ रहा है, मतलब थीटा यहां है, ये अगर थीटा यहां पर है मतलब थीटा ये एंगल है, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम लोग निकाल देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। अब अगर ये पॉइंट यहां आ जाता है तो इसके लिए थीटा क्या होगा, ये होगा। हाँ, एक बात यहां पर याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, एंगल फ्रॉम, इसको यहां लिख देता हूं नीचे, वहां पर उसको रब कर देता हूं। थीटा को समझना जरूरी है कि थीटा एंगल है कहां से, ठीक है, वो एंगल है कहां से। इसको रब कर देता हूं।
देखिए थीटा की जब हम लोग बात कर रहे थे तो थीटा जो है वो क्या है, एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन, एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। समझ आ रहा है? ये जो थीटा है वो डाइपोल मूवमेंट के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से थीटा एंगल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि हमारे पास ये क्या है, डाइपोल है, ठीक है, ये क्या है, एक्सियल पॉइंट, डाइपोल एक्सिस है। यहां से अगर हमें इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है और हमें अगर ये एंगल दे रखा है थीटा, तो हम ये एंगल थीटा नहीं लेंगे क्योंकि ये किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से है। और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट का। तो ये वाला थीटा लेंगे हम लोग, ये वाला एंगल लेंगे, यानी कि कौन सा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल लेंगे। समझ में आ रहा है? हमेशा जो थीटा होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो कहां से होगा, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे होगा। समझ आया? उससे थीटा एंगल पे। अगर यहां पर प्लस क्यू कर दिया और ये माइनस क्यू, और ये क्या है, इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें, और हमें ये एंगल दे रखा है थीटा, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम कौन सा थीटा लेंगे, ये थीटा लेंगे या 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगा, यानी कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। तो इससे थीटा एंगल पे, इससे थीटा एंगल पे, मतलब इससे इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? इसका डायरेक्शन ये है, तो इससे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, थीटा एंगल है, तो हम यही थीटा लेंगे। यहां पर जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली थीटा होगी, ना कि 180 माइनस थीटा। हमेशा कहां से होगी, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से ये वाला एंगल थीटा। समझ आया? अगर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है तो उस कंडीशन में एट पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला एंगल होगा। समझ में आया? हमेशा डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से ही ये थीटा लेंगे। समझ में आ रहा है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर जो कंसेप्ट मैं बता रहा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस इक्वेशन से देखते हैं सही आ रहा है या गलत। इसको रब कर दूं मैं, ठीक है, रब कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, एक्सियल। तो ई एक्सियल तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। एक्सियल पॉइंट पर कितना था, 2kp डिवाइड बाई r क्यूब, ये था। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। यहां पर आइए देखिए, एक्सियल पॉइंट पे हमें देखना है, तो यानी कि इस पॉइंट पे देखना है। यहां पर पॉइंट ए अगर यहां पर है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आइए पुट कर देते हैं यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अरे थीटा क्या है, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से ही तो एंगल थीटा है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही है, और हमारा जो पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ डाइपोल के क्या है, अलोंग है। देखिए उसी पर तो है, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। ये देखिए डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये, और पॉइंट भी हम क्या ले रहे हैं, उसी एक्सिस पे ले रहे हैं, तो क्या होगा, थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 है, पुट करके देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP डिवाइड बाई R क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, √3 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 3 + 1
4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, के पी डिवाइड बाई आर क्यू अंडर रूट 4, और ये कितना हो जाएगा 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यू आ गया सेम। सही है, इक्वेशन सही है ये। अब आइए इक्वेटोरियल के लिए देख लेते हैं। यहीं पर इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, और इससे 90 डिग्री पे पॉइंट ए है। समझ आ रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट ए, तो ये क्या है 90 डिग्री। ये देखिए थीटा कितना हो गया यहां पर 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं यहां पर, कहां पर, इस इक्वेशन में। तो नेट इलेक्ट्रिक, इस इक्वेशन में हम लोग थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आइए देखते हैं, तो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। अरे समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल। अब कहाँ लिख दूं इसको, यहीं लिख देते हैं। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, यही तो आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1 यार ये हो गया, और क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बस आ गया। कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और ये किसके लिए था, एक्सियल के लिए था। समझ में आ रहा है, ये ठीक है। तो यानी कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। इस इक्वेशन से किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, मतलब डाइपोल के आसपास किसी भी, समझ में तो आ रहा है ना, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में, डाइपोल के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से। यानी कि इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये इक्वेशन याद है तो इक्वेटोरियल, एक्सियल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 17, वहां पर हम लोग मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप अभी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए। अगर आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे बीच में तो पूरा जो आपने तैयारी किया हुआ है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपका साल भर जो आप पढ़ाई किए हुए हैं वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। डेली पढ़िए, कम मत करिए, पढ़ाई कम मत करिए। पढ़ाई मान लीजिए अगर आप 6 घंटे कर रहे हैं, ऐसा मत देखिए कि कोई और है जो पढ़ रहा है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता हो वो हर दिन 10 घंटे 12 घंटे ना पढ़ रहा हो, हफ्ते में 3-4 दिन पढ़ रहा हो 10 घंटे 12 घंटे, हो सकता हो 2 ही दिन पढ़ रहा हो। तो उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बस आप 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली दीजिए। जितना आप टाइम दे रहे हैं उसे आप डेली दीजिए। समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस जो पढ़ाई है वो चलता रहेगा। और टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। टारगेट बनाइए कि आपको आज इतना कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो वो आपका टारगेट बेस्ड पढ़ाई होना ही चाहिए। टारगेट लेकर के नहीं चलेंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है कि आपका पोर्शन वो कंप्लीट हो चुका है और आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, दिन भर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए, दिन भर मत पढ़िए। एक प्रॉपर टाइम दीजिए, 5-6 घंटे 7 घंटे, हाँ, लेकिन पर डे दीजिए। हर दिन आपको 6 से 7 घंटे देने हैं। मेहनत इसी को बोलते हैं। हर दिन 6-7 घंटे देंगे तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा कहीं IIT या किसी अच्छे कॉलेज से आप MBBS कर पाएंगे। अगर नीट के एस्पिरेंट हैं या IIT JEE के एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपको IIT में जाना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के आप कर ही नहीं सकते। हार्ड वर्क मांगता ही है। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इतना जान लीजिए। कोई बात नहीं अगर आप 4 ही घंटा पढ़ें, लेकिन 4 घंटा डेली पढ़िए।
4 घंटे में अगर आप अपना टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पढ़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 5 घंटे कर लीजिए। चलिए आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन हो सकता है 5 घंटे करिए, बट वो 5 घंटे मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, बहुत ही जरूरी है कंसिस्टेंसी। फ्लो मत बिगड़ने दीजिए। जो पढ़ाई का टाइम है उस समय सिर्फ पढ़िए, और उसके बाद का जो टाइम है आप अपना घूमिए, खेलिए, कूदिए। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा, हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं है। हार्ड वर्क करते रहेंगे तो जरूर ये जो हार्ड वर्क है, भले ही चलिए आपका सिलेक्शन किसी अच्छे एनआईटी में नहीं होता है, किसी अच्छे आईआईटी में नहीं होता है, लेकिन आपको जरूर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और ये रहे हैं वो यूटिलाइज होगा आगे कहीं जा करके। कम से कम आपको आदत तो पड़ेगा हार्ड वर्क करने की। हार्ड वर्क अगर आप करना जान रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में वर्क करना जान रहे हैं, मेहनत करना जान रहे हैं, तो आप किसी भी एम को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो घर में ही रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।